हेलो एवरीवन। ये हमारा 6 फरवरी 2023 का पार्ट 1 हमने डाला था। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 15 क्वेश्चन का था वो। तो आज हम लोग आगे उसका करेंगे 16 to 30 क्वेश्चन। पता है 30 क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स का होता है। नो नेगेटिव, फिलहाल तो नेगेटिव नहीं है, आगे का पता नहीं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशल का संवर्धन करना चाहेंगे, है ना। तो हमने देखा था सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद का स्वचिंतन, खुद के बारे में सोचे, प्रतिबिंबन जो हो रहा है उसका रिएक्शन के बारे में सोचे। तो यहाँ तक हो गया था, ठीक। तो हम लोग अब देखने वाले हैं 16 नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है लो परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड इन अ स्कूल इंडिकेट दैट, है ना। बहुत सारा ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे किस अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो उनको भी तो देखना है ना हमें। तो विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। तो 4 क्वेश्चन है आपका। सबसे बड़ा टीचर का जो है ना रोल होता है, उसको हर स्टेज को देखते हुए डिसीजन लेना है। बच्चे कहाँ से आए हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, किस लैंग्वेज को जानते हैं, ताकि कॉमन लैंग्वेज में पढ़ाई होगा ना स्कूल में। ऐसा तो नहीं है कोई उर्दू बोलता है उर्दू में पढ़ाई होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन कहता है आपका कि विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, ठीक। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। और बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, ठीक है ना। यही है आपका। तो इसमें कौन सा हो सकता है, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता की ओर ध्यान देता है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता, सब विद्यार्थी की आवश्यकता को तो पूरा नहीं कर पाएगा। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं तभी तो वो स्कूल में भेजे हैं, ऐसा नहीं। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, ये आपका सही हो सकता है। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या इसका आंसर है। तो सी नंबर है। सी नंबर क्या है, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन यह संकेत देता है कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता एवं योग्यता अलग अलग होती है, अतः ऐसे बच्चों के समावेशन के लिए उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार तथा उनको अनुकूल लगने वाली सामग्रियों के प्रयोग द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए, जिससे कि वे सहज महसूस करें व कक्षा में समायोजित हो सके। तो ये यहीं तक है, पेपर वर्क तक ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है, ठीक। तो सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि डिसेबिलिटी इज ए रिजल्ट ऑफ इम्पेयर्ड इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्टर, ठीक। विच मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी सपोर्ट दिस व्यू। विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। पहला हो गया मेडिकल चिकित्सकीय, सेकंड चैरिटी दानशीलता, थर्ड हो गया सोशल सामाजिक, और फोर्थ हो गया ह्यूमन राइट मानवीय अधिकार। तो आपका आंसर हो गया आपका सी नंबर, इसका दे रहा है आपका सोशल सामाजिक, ठीक है ना। विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। तो विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। तो आपका दोस्तों हो जाएगा सामाजिक। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है जिसका संबंध व्यवहारगत तथा पर्यावरणीय बाधाओं से है, जो उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है। विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस, दिव्यांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है,
ठीक है ना। तो यही था आपका। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब आएगा अच्छे से। देना पड़ता है वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए स्टार्टिंग में। अब कहता है आपका 18 क्वेश्चन कि श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, है ना। कुछ डिसेबिलिटी अलग अलग है, कोई विकलांग है, कोई सुनने में समर्थ नहीं, कोई दिखने में समर्थ नहीं है, कोई बोलने में समर्थ नहीं, कोई लिखने में समर्थ है, अलग अलग डिसेबिलिटीज हैं। सबको देखना है, सबको शिक्षा चाहिए। तो श्रवण बाधित कंडीशन इसमें दिया हुआ है, तो सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला, आप अध्यापक के स्तर पे सोचेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। ठीक, प्रेजेंटिंग मतलब सुन नहीं रहा तो देख तो रहा है ना, तो देखने वाला देखने का चीज उसको बताइए। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षण का प्रयोग, तो मौखिक में तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि सुन ही नहीं रहा। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। अच्छा, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, मतलब दोनों कंप्लीट हो। ठीक है, मौखिक के साथ साथ संप्रेषण दृश्यात्मक, दोनों कंक्लूजन इसमें मतलब कह रहा है ना। सप्लीमेंट विद विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ओरल के साथ साथ विजुअल हो, ताकि ओरल विजुअल तो दोनों कॉम्बिनेशन हो गया जो बिल्कुल फिट है। लेकिन जो मान लेते हैं सुन नहीं रहे हैं तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से उनका काम चल जाएगा, और जो बिल्कुल फिट है ओरल विजुअल दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या है कि क्लास का माहौल खराब नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें क्या कंसेप्ट सीखना है। श्रवण बाधितता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, क्योंकि श्रवण बाधित बालक लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही सामान्य बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक, अतः दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के द्वारा सहजतापूर्ण अध्ययन कर पाएंगे, जबकि मौखिक संप्रेषण सुनने में अक्षम होने के कारण उनके समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे उनका अधिगम प्रभावित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट विथ गिफ्टेडनेस आर लाइकली टू, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है, तो उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। तो ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यही आपका दिया हुआ। मेधावी मतलब टैलेंटेड बच्चे, तो टैलेंटेड बच्चे ऑलवेज शो देयर फाइंडिंग सॉल्यूशन विथ एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना, वो सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। तो वही कह रहा है स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस, गॉड गिफ्टनेस जिसको बोलते हैं। तो मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करने की संभावना है। टर्मन के अनुसार, ठीक है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है। मतलब आईक्यू लेवल का एक स्टैंडर्ड होता है 10, 20, 30, 40, 50। तो अब किसका आईक्यू लेवल किस लेवल का है वो आपका ये नंबर बताता है। तो ऐसा जो बुद्धि है ना, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो उनका जो है 140 से अधिक होता है। ठीक है, आईक्यू लेवल। आगे क्या दिया हुआ है कि प्रतिभाशाली बालक उच्च सृजनात्मक क्षमता वाले होते हैं, यह अमूर्त एवं समालोचनात्मक चिंतन करते हैं तथा गणित विज्ञान जैसे कठिन विषयों के त्वरित समाधान खोजने के लिए सफल प्रयास करते हैं। देखो, दिमाग का भी डेवलपमेंट समय के साथ होता है। कभी कभी अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आती है, अब कभी जब समझ में आती है तो समय नहीं रहता है। ठीक है ना, तो इसी का जो है संतुलन रखना बहुत जरूरी है लाइफ में। ओके, नेक्स्ट है आपका 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। तो पहला कहता है लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच। सेकंड कहता है दोस्तों विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। और थर्ड है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना। और नेक्स्ट आपका बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। तो इसका आंसर दिया हुआ है आपका डी नंबर की लैक
लेक्चरिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान का प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। मतलब कंटिन्यू 3 घंटे लेक्चर चल रहे हैं बिना किसी ब्रेक के, तो वो बच्चे जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले हैं उनको थोड़ा चुनौती प्रस्तुत करेगा, ठीक है ना। मतलब ADHD मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर प्रायः बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक जारी रह सकता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं, क्या क्या लक्षण हैं? बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में काम करना, ठीक है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, उसको जो सोचा तुरंत काम कर लिया। लंबे समय में चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता का होना, भूलने की प्रवृत्ति और ध्यान में कमी, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है कि टीचर शुड, हिंदी में पढ़ते हैं इसको, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक। यह आपका हो गया सर्सन कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल फैक्ट बात है, इसमें कोई कमी नहीं है, कंप्लीट असर्शन है। अधिगम तक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैं फैक्ट रीजन के बारे में नहीं देखता हूँ, तो आप ABCD समझ गए होंगे कि अब ए में वो आंसर होगा जो आपका दोनों सही है और आपका रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ये है कि आपका असर्शन रीजन दोनों सही है और लेकिन रीजन आपका असर्शन का गलत है, ठीक। और आपका सी वो हो जाता है जो आपका असर्शन सही है रीजन गलत है, और डी हो जाता है कि दोनों गलत है। तो इसका आंसर ए दिया हुआ है, मतलब ये हो गया कि इसका करेक्ट दोनों सही है लेकिन आपका रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है, ठीक है। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। जो अधिगम है ना वो एक सामाजिक गतिविधि है। ये अधिगम को इंग्लिश में बोलते क्या? थोड़ा सा कहीं इंग्लिश टर्म इजी होता है तो कहीं हिंदी टर्म। लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी इन स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज, मतलब हो गया लर्निंग, मतलब को हिंदी में बोलते हैं अधिगम, ओके, ठीक है। क्योंकि अधिगम यानी लर्निंग एक सोशल एक्टिविटीज है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम से, ठीक है, सहयोगात्मक मतलब हेल्पिंग लर्निंग से बालकों में सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तथा विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दिया गया ज्ञान लंबे समय तक स्थायी बना रहता है, ठीक है ना। एक सेल्फ स्टडी कीजिए, ग्रुप में स्टडी कीजिए, अगर ग्रुप वाले अच्छे हों तो वो ज़्यादा बेटर होता है एज ए सेल्फ स्टडी, लेकिन ऐसा थोड़ा कम ही मिलता है देखने को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती? शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती? पहला है आपका व्यवहार अनुकूलन, सेकंड है सहपाठी सहभागिता, थर्ड है अन्वेषण अधिगम और फोर्थ है आपका पारस्परिक शिक्षण। तो ये आपका ए नंबर है दोस्तों, व्यवहार अनुकूलन। शिक्षण अधिगम की व्यवहार अनुकूलन विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है, जबकि सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण यह तीनों ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देती है, क्योंकि इन तीनों विधियों में बच्चे रचनात्मकता को विकसित करके तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। तो इसका हो गया व्यवहार अनुकूलन, बिहेवियर कंडीशन। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? किसके द्वारा? निष्क्रिय अनुकरण, ये तो होगा नहीं। पुरस्कार और दंड, जिज्ञासा और अन्वेषण, ये होगा। और कंठस्थीकरण, ये तो हो गया रट्टाफिकेशन, दैट इज नॉट गुड फॉर अ स्टूडेंट। तो ये आपका है इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, जिज्ञासा और अन्वेषण, मतलब किसी चीज़ के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। क्यों का जो वर्ड है ना, ये एक स्टूडेंट को होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों?
और अन्वेषण दैट इज डिस्कवरी। तो यही होगा आपका कि विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं दोस्तों। तो इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, जिज्ञासा और अन्वेषण। विद्यार्थी जिज्ञासा और अन्वेषण द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, क्योंकि अन्वेषण विधि में छात्र सक्रिय होकर ज्ञान की खोज करता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया का परिणाम सकारात्मक होता है, प्राप्त होता है। लर्निंग प्रोसेस इज इन पॉजिटिव मैनर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। तो पहला है आपका अनुरूपक चिंतन, प्रक्रियात्मक स्थिरता, बहुविध तरीके से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण और आपका प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। ठीक है, तो इसका आंसर है बी नंबर दोस्तों, प्रक्रियात्मक स्थिरता। समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधक है, क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है, तो आपका होगा प्रक्रियात्मक स्थिरता, मतलब फंक्शनल फिक्सडनेस। ठीक, बाकी सब पॉजिटिव रेलिवेंट है, जैसे एनालॉजिकल थिंकिंग गुड है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इन मल्टीपल वे, कोई प्रॉब्लम है ना तो उसका सोल्यूशन मल्टीपल वे में फाइंड करना, और जो उसमें जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको पिक करना, ये भी ठीक है। फोकस ऑन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो उस किसी प्रॉब्लम का जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर फोकस करना, ये भी ठीक है। तो क्या कहता है कि प्रक्रियात्मक स्थिरता विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है, क्योंकि जब किसी को नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रक्रियात्मक स्थिरता नए तरीके से पुराने उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका 25 क्वेश्चन। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका कौन कौन है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ, वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और दोस्तों थर्ड कहता है, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है, डी गलत हो गया, सी सही हो गया। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति, ये भी गलत है। वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, ये भी गलत है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, सी दिया भी है। तो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना कि विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। तो उसको क्या है कि चर्चा करनी चाहिए, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए कि आपका विचार क्या है, उसको आप चर्चा में लाइए, उनके मन की बात को जानिए। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं संबोधित करने के लिए अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों को जब किसी कार्य के लिए अध्यापकों द्वारा प्रोत्साहित मिलता है तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, या किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, मतलब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक तो हो गया खुद का, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी मोटिवेशन, ऐसा क्या दिया जाए कि बच्चे मोटिवेट हों। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, ये क्या हो गया, तो इंटरनल हो गया। समझ को समुन्नत, ये भी इंटरनल हो गया। नगद पुरस्कार मतलब एक्सटर्नल, ये हो गया कि आपको नगद पुरस्कार आई थिंक प्राइज के रूप में या कुछ कैश के रूप में या कुछ भी जो आपको एक्सटर्नली मिले, जो दिखे। किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम, ये तो भी इंटरनल हो गया कि आप इंटरनल सीखिए। अब आप हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं तो इंटरनल हो गया लर्निंग, लेकिन कोई प्राइज दे रहा है तो एक्सटर्नल हो गया। तो वही कह रहा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो आपका नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अधिगम, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत एक्सप्लेनेशन। नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, मतलब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है दोस्तों, गुण के अनुसार। ठीक है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्राप्त करने
जारी रखने तथा नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, पहला हो गया आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा हो गया बाह्य अभिप्रेरणा। तो कहता है आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण आकांक्षा का स्तर है, दुश्चिंता उपलब्धि की आवश्यकता है। और आपका जो बाह्य हो गया एक्सटर्नल क्या हो गया, पुरस्कार मिलना, प्रशंसा होना, प्रोत्साहन, दंड मिलना। ठीक है, तो अब देख लिए ना आप इंटरनल में क्या हो गया, आकांक्षा का स्तर इंटरनल हो गया, दुश्चिंता उपलब्धि की आवश्यकता ये हो गया इंटरनल। ठीक, अब 27 क्वेश्चन कहता है कि सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है। सायमा कोई काम की होगी, उसमें असफलता प्राप्त किया, तो उसने कहा कि ये जो है ना इसका रिस्पॉन्सिबल मेरा योग्यता है, योग्यता में कमी है। और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उनमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। अब बार बार असफल हो रहे थे यार, नेगेटिव फीडबैक ही मिलेगा। तो अब देखते हैं जिज्ञासा, असहाय का सीखा हुआ भाव, असहायता का सीखा हुआ भाव, गर्व, गर्व तो होगा नहीं। आशा, होप, उम्मीद कहाँ है, बार बार असफल हो रहे हैं तो उम्मीद कैसे करें। जिज्ञासा, जिज्ञासा भी खत्म हो जाएगा, तो आपका बी नंबर होगा कि लर्न हेल्पलेस, आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे, लगेगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है ना, असहायता का सीखा हुआ भाव। तो सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है। ठीक है, उसका अपना राइट है कि इसको ठहरा सके, अपना फीडबैक दे सके। ठीक, और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार योग्यता, अब वो असफल हो रही है तो मतलब कि जो योग्यता है उसको अब चेंज नहीं कर रही है वो, इसके कारण वो जो है असफल हो रही है। तो वो सोच रही है कि ये आपका स्टैटिक फीचर हो गया, स्टैटिक कंडीशन हो गया। बार बार असफलताओं का होना उसमें असहायता का सीखा हुआ भाव का विकास करता है। असहायता का सीखा हुआ भाव, लर्न हेल्पलेसनेस, एक मनोवैज्ञानिक चरण जिसमें एक व्यक्ति कुछ कारकों के कारण उन स्थितियों से गुजरता है जहां वह कार्य करने में असमर्थ होता है, या वह सोचता और महसूस करता है कि वह किसी समस्या या कठिन परिस्थिति से उबरने में असमर्थ है, और इसलिए वह इन समस्याओं के बारे में कुछ भी करने का प्रयास करना बंद कर देता है। ठीक है ना, तो यहीं आता है एक्सटर्नल मोटिवेशन की, कोई उससे मोटिवेट करे, कोई उसको प्रोसेस को चेंज करने की बात करे। ठीक है ना, तो ये आपका लर्न हेल्पलेसनेस महसूस करेगी। ठीक है, अब आता है आपका 28 क्वेश्चन कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। ठीक है ना, आप उसे निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, तुम मतलब मत समझो, बस इसको बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करें। जैसे मान लो प्रेयर, प्रेयर का मतलब हमें भी आज तक पता नहीं चला क्या है नहीं है, लेकिन बार बार रिपीट करते 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 मन हो या ना हो, गाना तो है प्रेयर, तो इस बेसिस में क्या होगा, उससे याद हो जाता है। ठीक, हनुमान चालीसा रोज पढ़िएगा, आपको रोज पढ़िएगा, 1 साल 1 महीना जो भी हो, तो आपको याद हो जाएगा कुछ कुछ बात। तो इसका तो यही होगा कि आप उसे निष्क्रिय रूप से, है ना, कई बार दोहराने के लिए कहेंगे तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा। युक्ति से बचना चाहेंगे। ठीक है, फिर कहता है कि उनके पूर्व ज्ञान से संबंधता जोड़ेंगे। अब याद कराने का मतलब हो गया कि उसको मतलब ही समझाना है, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने का अवसर देंगे, और उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ये तीनों हो गया पॉजिटिव फैक्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव फैक्ट, निष्क्रिय रूप से कह रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका नेगेटिव, इसको हम लोग करना बचेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ याद करवाना है तो उसका मतलब बिना समझा उसको याद करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करवाना है, बाकी सब आप करवा सकते हैं। तो बचना चाहेंगे मतलब नेगेटिव पूछ रहा है। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, उस उद्देश्य के लिए आप उसे निष्क्रिय रूप से किसी तथ्य को कई बार दोहराने के लिए कहने से बचना चाहेंगे। ये आपका गुड टीचर का फीचर है, क्योंकि किसी तथ्य को निष्क्रिय रूप से बार बार दोहराने में बच्चों में ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। वो बच्चा लंबे समय तक याद नहीं कर पाएगा जब तक उसको रिलेवेंट चीज़ें से रिलेट नहीं करके बताएंगे। अतः इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बनकर तथ्यों को करके सीखें, जिससे वह उन्हें आसानी से याद हो जाए। ठीक है, 29 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो आपका स्कूली माहौल, आनुवांशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, या अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो ये आपका दोस्तों कहता है बी नंबर है, आनुवांशिकता, कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो अनुवांशिकता, अनुवांशिकता व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इसको बोलते हैं। ठीक है, अनुवांशिकता हो गया। अब हमारा लास्ट है आज का क्वेश्चन
कि लर्निंग इज ए नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाई, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो पहला अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, बी कहता है आपका निराश की भावना, और थर्ड कहता है विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, और आपका डी कहता है विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन। तो इसका हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। निराशा वह संवेग है जो अधिगम की दिशा में छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। निराशा अच्छी सफलता को उम्मीद करने का कोई कारण नहीं देती है, जिससे कि छात्रों का मनोबल घटता है तथा यह शिक्षकों के संज्ञानात्मक उपागम को प्रभावित करती है, जिससे वे अधिगम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। निराशा वह संवेग है जो अधिगम की दिशा में छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। निराशा अच्छी सफलता को उम्मीद करने का कोई कारण नहीं देती है, जिससे कि छात्रों का मनोबल घटता है तथा यह शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक उपागम को प्रभावित करती है, जिससे वे अधिगम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो यही था दोस्तों आपका निराशा की भावना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा आपका मैथ का आएगा, तो मैथ में देखेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।